नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है RDX नोबल पे। और आज हम कक्षा 9 के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों के सामान्य गुण क्या होते हैं, और हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं जैसे ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था क्या होती है, इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें जो भी पाठ्य सामग्री जो दी गई है उसी को आधार मानते हुए हम हर एक चीज को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपकी बुक का जो अध्याय 1 है उसका प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो भी बातें दी गई हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। आपको एक एक चीज जो है वो उसमें से समझ में आएगी। देखो, पदार्थ क्या चीज होती है, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कौन से गुण होते हैं। आइए जानते हैं पदार्थ क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, पदार्थ या जिसे दूसरे शब्दों में कहें द्रव्य क्या है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है और उसका अनुभव हम क्या है अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। इस परिभाषा का क्या अर्थ हुआ। देखो, हमें जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है, क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी वस्तु हमें अपने चारों ओर दिखाई पड़ती है उन वस्तुओं का कोई ना कोई आकार होगा। जैसे कि मैं कहूं कि आपके घर में जो कुछ भी वस्तु रखी हुई है उसका कोई ना कोई आकार होगा। अगर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी हुई है तो उनका आकार भी अलग अलग होगा। और इन वस्तुओं का देखो क्या होता है, एक अपना द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान हम जानेंगे कि क्या चीज होती है द्रव्यमान। ठीक है, तो जिन वस्तुओं का आकार, ऐसी वस्तु जिनका कोई अपना आकार हो और अपना कोई द्रव्यमान हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे हमें चीजों का एहसास होता है। तो जिस हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अगर इन वस्तुओं को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं तो ये क्या है, ये सभी पदार्थ की बनी हुई है। ठीक है, तो जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब पदार्थ का बना है। और व्यापक रूप से अगर मैं बताऊं, आपने शायद ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड क्या है? जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, हमारे आसपास जो हम जहां तक आप देख पा रहे हो, जैसे कि रात के अंधेरे में जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते होंगे, चंद्रमा दिखाई पड़ता होगा। जैसे कि ये हमारा सोलर मंडल है। देखो, इसमें जैसे ये सूर्य नजर आ रहा होगा आपको, और इसके साथ में ये जो है ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है हमारी जिसपे हम रहते हैं, और ये मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, और यह आपका अरुण, और यह वरुण ग्रह। जैसे कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते हैं। तो ये सब चीजें आपसे मैं कहूं कि किन चीजों से बनी हुई है। ये ब्रह्मांड जो है वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है पदार्थ, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ रहे हैं, एक तो है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ क्या होता है अभी हमने जाना। पदार्थ वो चीज होती है जिसका कोई अपना क्या होता है, आकार होता है, और जिसका अपना एक क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा के अंदर ना तो आकार होता ना ही द्रव्यमान होता, लेकिन हम इसे अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा जैसे कि ध्वनि, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। ये एक प्रकार की ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा कहेंगे इसे। ठीक है, और जैसे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, वो भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसका भी आप अनुभव कर सकते हो। जैसे कि आप धूप में बाहर निकलोगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। तो ऊर्जा और पदार्थ, इनमें एक चीज कॉमन है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ जो होता है उसका अपना एक गुण है, इनका आकार होता है और अपना क्या होता है, द्रव्यमान। ऊर्जा के अंदर ऐसा नहीं होता।
देखो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है या तो वो पदार्थ है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। हम जो हैं, जैसे अपनी बात करें तो अपन क्या है, अपन सजीव पदार्थ हैं। अपने अंदर कुछ जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं शरीर के अंदर, जैसे पाचन क्रिया चलती रहती है शरीर के अंदर, बहुत सारे पदार्थ बनते रहते हैं, हार्मोन बनते रहते हैं, प्रोटीन बनती रहती है, ठीक है। और या तो इस ब्रह्मांड में क्या है, पदार्थ है, या फिर दूसरा रूप क्या है, क्या है, ऊर्जा। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो या तो पदार्थ है या फिर क्या है, ऊर्जा के रूप में है। ये जानते हैं किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। देखो जैसे कि आपको यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे, ए और बी, जिसमें ए थोड़ा साइज में छोटा है, बी थोड़ा बड़ा है। हम इन्हीं को आधार मानते हुए सीखेंगे कि द्रव्यमान क्या चीज है। देखो आपने कभी सुना होगा कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है किसी दूसरे ग्रह पे जाने पे उसमें कोई बदलाव नहीं आता और भार जो है वो बदल जाता है। लेकिन क्या होता है, गलती से हम भार को ही हम क्या मान लेते हैं, द्रव्यमान मान लेते हैं। तो हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ये दोनों भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो ये जैसे कोई वस्तु ए है, ये वस्तु जो है, ये ए वस्तु जिस पदार्थ से बनी हुई है और जितनी मात्रा में वह पदार्थ इसमें मौजूद है, क्या है, जो पदार्थ इसमें जितनी मात्रा में मौजूद है, उस अगर कहें कि ये x मात्रा में मौजूद है, या फिर 5 केजी पदार्थ इसमें, इस ए पदार्थ में 5 केजी मात्रा में कोई पदार्थ जो है वो ए में मौजूद है, जिससे ये ए बना हुआ है, तो वो मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, इसका द्रव्यमान। तो आप कहोगे इसे ही तो हम भार कहते हैं। जी नहीं, भार जो है, हम ये गलती करते हैं, द्रव्यमान को ही हम भार मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखो भार अपने आप में एक अलग भौतिक राशि है। भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल है। भार क्या होता है, जब हम किसी वस्तु का वजन करते हैं तो जो हमें भार प्राप्त होता है वो क्या चीज है, उसका ये अर्थ होता है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ कितनी ताकत से खींच रही है। देखो जैसे पृथ्वी पे हम हैं तो पृथ्वी हमारे ऊपर एक बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिससे वस्तुओं को वो अपनी ओर खींच के रखती है। तो कोई वस्तु जो है जिसको वो कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, भार होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उस वस्तु का जो भार होगा वो ज्यादा होगा। अगर पृथ्वी के ऊपर बात करें, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो कोई वस्तु जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा पृथ्वी के ऊपर, अगर हम भार नापेंगे तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, भार आएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम गलती से द्रव्यमान को ही क्या मान लेते हैं, भार, या भार को क्या कह देते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, अब तुलना करते हुए जानेंगे कि भार और द्रव्यमान में क्या फर्क होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर उसे पृथ्वी से चंद्रमा पे भेज दिया जाए तो उसके द्रव्यमान या कहें कि भार में क्या फर्क पड़ेगा। आइए जानते हैं इस बारे में कि क्या कोई बदलाव आएगा। जी हाँ, जरूर बदलाव आएगा। द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आएगा। लेकिन उसका भार जो है वो क्या होगा, वहां पे जाके कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रखती है। इसी वजह से पृथ्वी इसी व्यक्ति को अपनी ओर ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगी। तो जो परिणाम आएगा वो चंद्रमा की तुलना में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखा रखा है, जैसे यहाँ का इसका वजन 100 केजी आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वजन कितना आ रहा है, 16.6 आ रहा है, यानी वजन वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कम। तो हमें पता है कि मानव जो है वो किससे बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसका शरीर किससे बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। तो जितनी कोशिकाओं का शरीर उसका बना हुआ है, चाहे उसे चंद्रमा पे लेके जाए चाहे उसे पृथ्वी पे ही रखें, तो इस इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। यानी कहें कि उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर आपसे ये कोई प्रश्न पूछे कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पृथ्वी से उठा करके चंद्रमा पे भेज दिया जाए तो क्या उसके भार में कमी आएगी, क्या वृद्धि आएगी? तो आप क्या कहोगे कि उसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या उसके द्रव्यमान में भी कोई कमी आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसे
चंद्रमा क्या किसी भी ग्रह पे भेज दिया जाए तो उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी। अगर इसी व्यक्ति को किसी ऐसे ग्रह पे भेज दिया जाए जहां का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से ही ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे उसका भार का जो जो परिणाम आएगा वो पृथ्वी से भी ज्यादा आएगा, जितना पृथ्वी पे आ रहा है उससे ज्यादा आएगा। आइए अब हम द्रव्यमान को कुछ अन्य रूप में भी जानते हैं। देखिए जो द्रव्यमान जो है उसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा अन्य भी है, उसको भी हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है। देखो द्रव्य ये कोई वस्तु है, ये जिस पदार्थ से बनी हुई है, जितनी पदार्थ की मात्रा इस वस्तु में मौजूद है वो इसका सामान्यतः उसको क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान की एक अन्य परिभाषा की बात करें या अन्य रूप में इसको जानने की कोशिश करें तो वो क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का क्या कि जड़त्व का परिणाम होता है। ये जड़त्व क्या चीज होती है, अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में बनी रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दो व्यक्ति एक बॉक्स को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस बॉक्स का द्रव्यमान मैं ये कहूं कि ए की तुलना में, इस ए वस्तु की तुलना में ज्यादा है, तो इन दोनों व्यक्तियों को इस वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ए की तुलना में, क्योंकि किसी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उसमें जड़त्व का गुण उतना ही ज्यादा होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व है। जैसे कि इन ए और बी में अगर तुलना करें, अगर ए वस्तु का द्रव्यमान बी वस्तु से ज्यादा है, जैसे साइज में तो ये बेशक छोटी दिख रही होगी आपको, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये एक अन्य प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है और ये ए जो है ये अन्य प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है, बी जो है अपने आप में मान लेते हैं कि एक्स प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है और ये वाई प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है। अगर वाई जिस पदार्थ से बनी हुई है, अगर इन दोनों की तुलना करें और मैं ये कहूं कि ए वस्तु जो है उसका द्रव्यमान बी की तुलना में ज्यादा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए वस्तु का जड़त्व जो है वो बी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम जानेंगे पदार्थों के सामान्य गुण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रथम ये सब आपकी बुक से ही लिया गया है। देखो पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना, जैसे कि आपने चौक को देखा होगा जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है, व्हाइट चौक जो होता है। अब आप उसको अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा, भंगूर हो जाएगा। तो आप देखोगे जो चौक जो है वो अपने आप में किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से। जैसे मैं कहूँ कि एक जो दीवार जो होती है वो छोटे रूप में कहें तो किससे बनी होती है, छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। अगर उन ईंटों को भी अगर हम फोर्स की सहायता से तोड़ें तो हमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे। देखो ये कण किस साइज के होते हैं, देखो जैसे मिट्टी के जो कण हैं या कहें कि नमक जैसे आपने देखा होगा उसके कण हैं, वो हमें आसानी से दिखाई पड़ते हैं। कण कितने छोटे हो सकते हैं इसके बारे में कहें तो कण इतने छोटे होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि इसका उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसको अगर आप करके देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत छोटे साइज के कण होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में दिया हुआ है कि उसको एक जब आप एक ग्लास में डालोगे तो उसको अच्छे से घोल लीजिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ऐसा गुलाबी कलर का कलर आ जाएगा। फिर उसमें से 10 ml निकालिए, फिर एक दूसरे बीकर जिसमें जल है उतनी मात्रा में उसमें डालिए, फिर उस वाले बीकर से निकालिए, फिर एक तीसरे बीकर में डालिए। ऐसे करके इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराइए तो आप देखोगे कि 4-5 बार दोहराने के बाद भी उसमें हल्का हल्का गुलाबी रंग फिर भी आ रहा है। यानी कहने का अर्थ, आपने जैसे उसमें एक छोटा सा टुकड़ा जो पोटेशियम परमैंगनेट का डाला था जिसकी वजह से इस पूरे पानी का कलर जो गुलाबी कलर का हो गया था, अब उसके अंदर भी देखें तो बहुत छोटे छोटे कण मौजूद हैं जो क्या है, अपने होने का एहसास करा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वाला जो पानी रहेगा जिसमें कलर बिल्कुल फीका हो जाएगा, लेकिन आपको एहसास होगा कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट अभी भी मौजूद है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जो जैसे आपने लैब में देखा होगा इस टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, उन कणों को देखने के लिए हमें इस टाइप के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यानी हम उन छोटे छोटे कणों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते।
जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि आपने सुना होगा जो दही जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं। जीवाणु भी अपने आप में क्या है, जैविक पदार्थ ही तो है। और क्या हम उस जीवाणुओं को देख पाते हैं दही में? नहीं, बिल्कुल हम अपनी नंगी आंखों से उन्हें नहीं देख पाते। अगर हम माइक्रोस्कोप में और उनको देखें तो हम आसानी से देख पाएंगे। अभी अभी जैसे कुछ दिन पहले, अभी वैसे गया भी नहीं है, जो कोरोना वायरस जो फैला था, क्या वो आपने कभी उसको घूमते फिरते हुए देखा था? वो साइज में इतना छोटा है कि उसको लैब के अंदर भी बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पदार्थ है वो उनके उसके जो कण है वो हमारी कल्पना से भी बहुत छोटे होते हैं। देखो, अच्छा, अन्य एक गुण क्या है पदार्थ का? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। इस इसके लिए देखो, आपकी बुक में भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, यानी एक प्रयोग दिया हुआ है, आप उसको करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि एक ग्लास लिया आपने, उस ग्लास के अंदर अगर आप थोड़ी सी अमाउंट में चीनी डालो और उसको उस पानी को अगर आप हिलाओगे तो वो चीनी कुछ देर बाद में उसमें पानी में घुल जाएगी। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करना कि आपने जितना पानी लिया था, क्या पानी का लेवल अभी भी उतना है या फिर पानी का स्तर जो है वो ऊपर उठ गया है? देखो, 1 या 2 ग्राम चीनी जब आप डालोगे और उसको घोल दोगे पानी में, तो कुछ देर बाद में वो पूर्ण रूप से घुल जाएगी और पानी का जो लेवल है जितना पहले था जितना पहले था वो उतना ही बना रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीनी कहाँ चली गई? क्या कोई जादू हुआ? जी नहीं, बिल्कुल कोई जादू नहीं हुआ। ये जो जो पानी जो था, इसके जो कण, जो पानी के कण जो हैं, इनके बीच में हल्का हल्का, बीच में थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, यानी खाली जगह होती है। जो आपने चीनी डाली थी और जिस जिस चम्मच की सहायता से आपने पानी को हिलाया, तो उस वजह से जो चीनी के कण अपने आप में क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। और क्या हुआ कि वो इन पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उनके बीच में जाकर क्या 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 हो गए, समाहित हो गए। और जब आप चीनी और डालते जाओगे और घोलते जाओगे तो आप देखोगे कुछ देर बाद चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, इसका अर्थ ये निकला कि जितने रिक्त स्थान जो थे पानी के अंदर, पानी के अणुओं के मध्य, वो क्या हो गए हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अब ये पानी के अंदर और चीनी नहीं घुल सकती, यानी ये पानी क्या हो चुका है, तृप्त हो चुका है, यानी कहें, सामान्यतः कहें तो इसका पेट जो है वो भर चुका है। पदार्थों के एक अन्य गुण के बारे में बात करें, पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। देखिए, जैसे कि आपके एक ही प्रैक्टिकल से आप दो दो तीन तीन चीजें सीख सकते हो। जैसे कि आप ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो प्रैक्टिकल है, इसे देखिए। जैसे कि आपने, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं भी मौजूद है तब भी आप अपने इस प्रैक्टिकल को घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे कपड़ों में डालने वाली जो नील है वो होगी। अगर आप एक हल्की सी बूंद पानी के अंदर एक किनारे में डाल दें, एक बीकर में पानी लें और उसके एक किनारे में हल्की सी बूंद क्या करें, एक छोटी सी बूंद नील की डाल दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वो जो नील नील जो आपने डाली है वो पूरे पानी में अपने आप फैल जाएगी। अपने आप फैलने का क्या अर्थ हुआ कि जो नील नील के जो कण जो थे वो अपने आप में छोटे छोटे कणों में बंट गए और वो उनके अंदर क्या थी, कोई ना कोई गति होगी। मतलब उनके अंदर एक गतिज ऊर्जा थी जिसकी सहायता से वो इस पूरे पानी में फैल गए। तो इसका अर्थ ये निकला कि पदार्थ के जो कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। जो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर ये जो गतिशीलता है थोड़ी कम होती है। जैसे द्रव है उसमें इनका स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, और जैसे गैस की बात करें तो ये गतिशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहूं कि जैसे कि कोई व्यक्ति, आप एक कमरे में किसी एक कोने में खड़ा होकर के, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कमरा है, इसमें एक व्यक्ति जो है वो इस कोने में खड़ा है और वहां पे वो अब एक बॉडी परफ्यूम यूज कर रहा है। वो बॉडी परफ्यूम अपने मतलब स्प्रे कर रहा है, तो उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब उसने स्प्रे तो यहाँ पे किया, लेकिन जो स्प्रे करने से जो परफ्यूम के जो कण जो बाहर निकले बोतल से, उनके अंदर गतिज ऊर्जा थी और वो अब उस गतिज ऊर्जा के साथ सहायता से क्या हो गए, पूरे कमरे में फैल गए। इसलिए पूरे कमरे में उसकी क्या है, महक फैल गई। बच्चों, अब हम एक और गुण के बारे में जानते हैं। पदार्थों का एक गुण ये भी है कि पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, आपकी बुक में भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.6,
और 1.7, आप इनको ध्यान से पढ़ना तो आप समझ पाओगे। 1.6 और 1.7, आप इन दोनों क्रियाकलाप को अच्छे से पढ़ना, अगर हो सके तो घर पे करके देखना, तो आप पाओगे कि जैसे कि मैं कहूं कि चौक का आप कोई टुकड़ा लो या फिर मिट्टी का, आप उसको सामान्यतः देखोगे, अगर आप उसको हल्का फुल्का दबाओगे तो उसके कण जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उसको ऊपर कोई किसी से जैसे कि हथौड़े से ऊपर उसके ऊपर चोट मारोगे तो क्या होगा, उसमें छोटे छोटे कण जो हैं वो बिखर जाएंगे। तो क्या था, सामान्यतः उसके कण तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसका अर्थ क्या था कि एक कण ने दूसरे कण को बांध रखा था। जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उनके जो बीच में जो बंध था वो क्या हो गया, जैसे दो मॉलिक्यूल जो है अगर उनके बीच में कोई बंध है, तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो बंध क्या है, वो टूट गया, तो ये कण जो है वो अलग अलग हो गए। तो पदार्थों के जो कण हैं उनके अंदर एक ये भी गुण होता है, पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और बड़े स्तर पे देखें तो जैसे कि पदार्थ कहें, पृथ्वी अपने आप में एक पदार्थ की बनी हुई है, चंद्रमा ये भी अपने आप में एक पदार्थ का बना हुआ है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी तो एक प्रकार का एक आकर्षण ही तो है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे कि पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं होती है और उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, सामान्यतया आपको तीन प्रकार की अवस्थाएं किसी पदार्थ की आपको देखने को मिलेगी। या तो पदार्थ ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, या द्रव अवस्था में मिलेगा, या फिर क्या होगा, गैसीय अवस्था में मिलेगा। जैसे कि पानी जो है वो एक सबसे आसान एग्जाम्पल आप कह सकते हो, इसकी तीनों ही अवस्थाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि ठोस अवस्था में जैसे आपने देखा होगा कि आइस जो है बर्फ के रूप में ये मिलता है हमें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आइस क्यूब है। अच्छा, जल जो आप पीने का पानी जिस रूप में हम यूज करते हैं वो क्या है, जैसे ये एक पानी का ग्लास है, वो क्या है, वो ये इसकी तरल अवस्था या कहें कि द्रव अवस्था हो गई, ठीक है। गैसीय अवस्था जो भाप है, या फिर कहें कि बादल, वो क्या है, भाप रूप ही है ना। या फिर जैसे आप घर पे आपके खाना पकता होगा, तो जब खाना पकता है तो कुकर से जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, वो क्या है, वो गैसीय अवस्था है पानी की। तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसी पानी को आधार मान करके इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर होता है इसको आसानी से समझ सकते हो। देखो, आकार के आधार पे कहें तो ठोस जो होता है उनका एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है। क्या होता है इनका, एक निश्चित आकार होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। देखो, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि बर्फ का जो टुकड़ा है उसका एक अपना आकार है जिस रूप में वो है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, वो इस रूप में है, वो एक क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। मेरे को आप ये बताओ कि आप इस टुकड़े को आप अपने हाथ में रखें या फिर किसी मेज पे रख दें या फिर कहीं मतलब अपने कमरे के फर्श पे रख दें, तो क्या इसके आकार में कोई बदलाव आएगा? जी नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं द्रव की। मान लेते हैं जो पानी जो है, अब उसके बारे में बात करते हैं, क्या उसके कोई आकार में परिवर्तन आता है? देखो, पानी को आप जिस बर्तन में डालोगे ये उसका आकार ले लेगा। अभी जैसे ये ग्लास में डाला हुआ है तो ग्लास के आकार में, अगर आपने इसको फर्श पे बिखेर दिया तो ये कुछ इस तरीके से बिखर जाएगा, ठीक है। तो पानी पानी जिस रूप में हम मतलब पीने के रूप में जिस रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं वो क्या है, इसकी द्रव अवस्था है। तो द्रव का कोई निश्चित क्या नहीं होता, आकार नहीं होता। जिस बर्तन में डालोगे आप उसकी वो शेप ले लेगा। अब देखो, गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस रूप में आप इसको रखोगे, जैसे कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, जैसे कि आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, अगर आपने जबरदस्ती इसमें भर दिया है प्रेशर के साथ तो इसका आकार क्या हो गया, ये हो गया, इस सिलेंडर जैसा हो गया। जैसे ही आपने सिलेंडर के यहाँ से प्लंजर ऑन किया तो ये गैस बाहर निकल जाएगी। अगर ये इसके पास फैलने के लिए सिर्फ एक कमरे इतना स्पेस है तो ये आकार कितना ले लेगी, कमरे जैसा आकार ले लेगी। तो गैस का भी कोई क्या है, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। आयतन, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी एक निश्चित आयतन होता है। देखो, द्रव क्या है, जैसे कि पानी मैं कहूं कि गिलास में डाल रखा है आपने, ये 1 लीटर है, मैं कहूं कि इसका 1 लीटर पानी है, तो अगर आप इसको उड़ेल दोगे फर्श पे तब भी ये 1 लीटर रहेगा, या फिर किसी और बर्तन में डाल दोगे तब भी ये उतना ही रहने वाला है। तो ये कहें कि आयतन जो है द्रव का वो क्या होता है, निश्चित होता है। गैस के मामले में ये सही नहीं होता, गैस जो है उसका आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे कि गैस के लिए कहें कि मान लेते हैं ये एलपीजी गैस का जो सिलेंडर आपको दिख रहा है
अगर इसमें गैस भरी हुई है तो अभी इसका आयतन इसके रूप में है, अगर इसको खोल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगी और वो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ये किस वजह से होता है, जो गैस के जो कण जो होते हैं उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा जो रहती है वो तुलना करें तरल पदार्थों से या फिर ठोस पदार्थों से, उनकी तुलना में इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से जैसे इनको स्पेस मिलता है गैस के कणों को तो ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं। अगर घनत्व की बात करें तो जो ठोस रहते हैं उनका घनत्व थोड़ा ज्यादा रहता है, जो तरल पदार्थ यानी द्रव रहते हैं उनका ठोस से कम रहता है और गैस का उनसे भी कम। ये घनत्व होता क्या है, तो ये इकाई आयतन के अंदर जितना द्रव्यमान रहता है उसी को ही घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो क्यूब जो आपको दिख रहा है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये एक समान है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि ये सब 1-1 सेंटीमीटर है, तो जो इकाई आयतन जो आएगा उसके हिसाब से अगर हम द्रव्यमान देखें तो एक ही पदार्थ है, एक ही प्रकार का अगर ये पदार्थ है, तो जैसे कि किसी एक पदार्थ के बारे में कल्पना करें कि उसकी तीनों अवस्थाएं हमारे पास है, जैसे ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी है और गैसीय अवस्था भी है। तो क्या है, देखो जब ठोस अवस्था की बात करें तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो जो कण है वो नजदीक नजदीक होते हैं, तो इतने से स्पेस के अंदर अगर द्रव्यमान की बात करें तो ज्यादा कण होंगे, इसकी वजह से इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी इकाई द्रव्यमान ठोस का क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और ये लिक्विड की बात करें तो ये थोड़ा इससे कम होगा, और गैस की बात करें तो ये और कम होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जो गैस जो है उनका घनत्व है द्रव की अपेक्षा कम होता है, और द्रव का जो घनत्व है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी जैसे हम द्रव गैस से ठोस की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व क्या है, बढ़ता जाएगा। घनत्व आप समझ पाए होंगे कि जो इकाई आयतन जो है, इकाई आयतन जो है उसका जो द्रव्यमान है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं घनत्व। तो घनत्व यहाँ पे देखें तो घनत्व क्या रहेगा, यहाँ पे ठोस की बात करें तो घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, मध्यम स्तर का होगा, यहाँ पे क्या होगा, निम्न हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो घनत्व इधर क्या है, ठोस की तरफ क्या है, बढ़ता चला जाएगा। संपीड़िता यानी कंप्रेसिबिलिटी, किसी चारों तरफ से दबाएं किसी को तो क्या उसके आकार के अंदर कोई कमी आएगी। तो देखो जो ठोस जो रहते हैं ना उनके अंदर ये बिल्कुल नगण्य रहती है, बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य, बिल्कुल शून्य के आसपास रहती है, बहुत ही कम। जैसे कि आप कल्पना करके देखो कोई ठोस वस्तु रखी है आपके सामने, जैसे कि आपके सामने कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे कुर्सी रखी है, मेज रखा है या फिर कोई लोहे का टुकड़ा है, तो आप उसको चारों तरफ से दबाने की कोशिश करो तो क्या उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, मुश्किल से बहुत ही कम होता है ऐसा, मतलब ना के बराबर होता है ठोस में संपीड़ितता। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा जिसमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो एक टाइप से उनका नेचर अलग है। द्रव, इनके अंदर तो जो गैस है उनकी अपेक्षा बहुत कम लेकिन हल्की फुल्की इनके अंदर संपीड़ितता का गुण रहता है। मतलब जब किसी द्रव को चारों तरफ से कंप्रेस किया जाता है तो हल्का फुल्का ये क्या है, कंप्रेस होता है। तो गैस जो होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी इसमें संपीड़ितता का गुण जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। जैसे कि आपने घरों के अंदर यूज होने वाला गैस सिलेंडर देखा होगा इस टाइप का, ठीक है। ये गैस सिलेंडर में क्या रहता है, जो गैस जो एलपीजी गैस है ना, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इसमें प्रेशर के साथ भरी जाती है, ठीक है। वो इतनी ज्यादा कंप्रेस कर दी जाती है वहां पे कि उसके जो, जैसे कि ये गैस के अणु है आपको दिख रहे होंगे कि जो दूर दूर है, जब उसको कंप्रेस किया जाता है ना तो क्या होता है कि इसके ये जो अणु है ये पास पास आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये लिक्विड में दिख रहे हैं यानी तरल पदार्थ में दिख रहे हैं, तो इस टाइप से आ जाते हैं। तो क्या होता है कि गैस हमने भरी तो इसके अंदर गैस थी सिलेंडर के अंदर, लेकिन हमने उसको इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया कि उसके जो कण थे वो पास पास आ गए। इस वजह से क्या हुआ कि वो लिक्विड अवस्था में हमें ऐसा लगेगा कि वो लिक्विड अवस्था में आ गई है, और हकीकत में होता भी यही है कि वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। अगर आपके घर पे सिलेंडर रखा हो, अगर वो भरा हुआ है तो आप उसको देखना हिला करके, आपको लगेगा जैसे उसमें कुछ पानी जैसा भरा हुआ है, यानी आपको लगेगा कि इसमें कोई तरल पदार्थ भरा है। जैसे पूरी गैस खत्म होगी तो आप देखोगे कि उसमें पानी जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मतलब गैस का हम यूज करेंगे तो गैस निकलती जाएगी यहाँ से,
तो वो अणु जो है गैस के उनको जगह मिलती जाएगी और वो उनका क्या है जो आयतन है वो बढ़ता जाएगा, तो वो दूर दूर होते चले जाएंगे। तो लास्ट के अंदर इसके अंदर सिर्फ गैस ही बचेगी हल्की फुल्की, इसके अलावा इसमें पानी जैसा कुछ आपको महसूस नहीं होगा। तो ये किस वजह से होता है? ये इसके कंप्रेशन यानी संपीड़ितता के गुण की वजह से होता है। तो ये कहें कि जो गैस जो होती है उनके अंदर संपीड़ितता का गुण जो है सबसे ज्यादा रहता है। ये विसरण क्या होता है? देखो, विसरण होता है किसी पदार्थ का फैलना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर फैल जाना, यही क्या है? विसरण। जैसे कि घर के एक कोने में अगर आप अगरबत्ती जलाओ तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। जो अगरबत्ती की जो महक जो फैली है वो एक टाइप से उसका क्या हो गया है, पूरे कमरे के अंदर उसका विसरण हो गया है। तो विसरण यानी फैलना। तो गैस का जो विसरण है वो सबसे ज्यादा होता है। गैस का विसरण विसरण का गुण जो गैस में ज्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ये टिक मार्क लगाए हैं, इसका मतलब इसमें ये वाली क्षमता ज्यादा है। यहाँ 2 लगाए हैं तो ये इसमें इससे कम है। यहाँ 1 लगा रहा हूं तो इसका इससे भी कम है। जो ठोस होते हैं उसमें विसरण विसरण का जो दर है वो बहुत ही कम रहती है। ठीक है। अंतराण्विक बल की बात करें, यानी जो इसके बीच में जो एक बल कार्य करता है, वो उसकी अगर बात करें तो जो ठोस रहता है उसमें ये सबसे ज्यादा रहते हैं। ठोस को आप आसानी से उसकी शेप चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो कण जो है ये आपस में क्लोजली पैक रहते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो बल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, द्रव में तुलना करते हुए कि जैसे ठोस की तुलना में इनमें थोड़ा कम रहता है और गैस के अंदर बहुत ही कम रहता है। ठीक है, ना के बराबर। अच्छा, कुछ और चीजें आपसे मैं डिस्कस करूं तो जैसे हमने यहाँ पे कहा था आकार की बात की थी। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, आप किसी चीज को कहीं पे भी रख दो, जैसे मैंने आप एग्जांपल देके आइस क्यूब का एग्जांपल दिया था, जैसे आप इसको हाथ पे रखो या टेबल पे रखो तो इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। चलो मैं आप जैसे कि अपने बुक में भी एग्जांपल देके बताया हुआ है, इसको लॉजिकल तरीके से देखते हैं। जैसे ये चीनी का जार दिख रहा होगा आपको, ठीक है, शुगर इसमें भरी हुई है, और एक ये बाउल दिख रहा होगा, कटोरी दिख रही होगी जिसमें चीनी रखी है। देखो, चीनी को जिस चीनी या नमक की बात करें तो जिस टाइप के बर्तन में इनको डालते हैं तो ये उसी टाइप का आकार ले लेती है। जैसे अभी ये कटोरी के आकार की दिख रही है, अभी ये जैसे इसमें जार के आकार की दिख रही है। तो क्या ठोस भी अभी जैसे हमने बोला था कि ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन यहाँ तो ये जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसके आकार उसके टाइप का आकार ले लिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, ठोस का आकार निश्चित ही होता है। अगर आप एक इसके क्रिस्टल की बात करें, जो इसके छोटे छोटे जो कण जो हैं जिसको आप आसानी से मतलब हाथ में लेके महसूस कर सकते हो, तो उसकी बात करें तो उनकी शेप नहीं बदल पा रही है, उनकी शेप सेम ही रह रही है, वो एक यूनिट के रूप में है। ठीक है, और वो जो जो इसके कण जो हैं, जो क्रिस्टल जो हैं इसके अंदर, वो अपने आप में एक एक यूनिट के लिए यूनिट के तरह से हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल बड़े स्तर पे देखो तो ईंट के रूप में ले सकते हो। जब ईंटों को एक शेप में सजाया जाता है तो एक दीवार बन जाती है, यानी एक अलग शेप बन गई। ईंट अपने आप में एक छोटी सी अलग शेप थी। तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे भी ठोस की कोई आकृति या फिर कहें कि आकार नहीं बदल रहा है, सिर्फ सिर्फ क्योंकि ये जो जिस टाइप का ये ठोस है उसके अंदर अपने आप में छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, वो जो हैं इकट्ठे होकर के एक टाइप से जिस जार में हम डालेंगे वो उस टाइप का मतलब आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल स्तर पे बात करें तो उनका कोई आकार नहीं बदल रहा है। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज, जैसे स्पंज आपने देखा होगा, जैसे ये यहाँ पे दिखाया है, तो ये भी इनको क्या बोलेंगे? ये ठोस है कि मतलब इनको किस मतलब कैटेगरी में रखें? तो प्यारे बच्चों, ये भी ठोस है। जब इनको हम दबाते हैं तो इनकी तो आकार बदल जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो इनका आकार बदल रहा है। तो अभी हमने तो सीखा था कि ठोस जो है उनका आकार निश्चित होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो स्पंज टाइप की, इनको स्पंज बोलते हैं। इनके केस में क्या रहता है, इनके आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में हल्की हल्की जगह खाली होगी, वहां पे क्या रहती है? हवा भरी रहती है। और जब हम इनको दबाते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है और इनका ये एक तरीके से पिचक जाते हैं। ठीक है, ये इस वजह से होता है। लेकिन इनको भी हम ठोस ही काउंट करेंगे। जैसे ही हम इनके ऊपर लगाया गया प्रेशर हटाएंगे तो ये फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। जैसे रबड़ की बात करें, रबड़ को जब खींचा जाता है
जैसे यहाँ पे देखिए आप, रबड़ को जब खींचा जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाती है, यानी आकार चेंज हो जाता है, और जब छोड़ा जाता है तो फिर से वो उसी शेप में आ जाता है। तो ये भी इसी प्रकार का गुण है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, जिसे हिंदी में पदार्थ की प्रत्यास्थता कहते हैं। इसको आप डिटेल में बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारा पदार्थ की जो अवस्थाएं थी ये यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने तुलनात्मक दृष्टि से देख लिया कि ठोस में क्या क्या गुण रहते हैं, द्रव में क्या क्या गुण रहते हैं, गैस में क्या क्या है। अब तुलनात्मक दृष्टि से ही पढ़ें और समझ के करें। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप सिर्फ लिखते चले जाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई चीज में अंतराण्विक बल है तो इसका क्या अर्थ है, विसरण अगर उसका ज्यादा है तो इसका क्या अर्थ है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं आपको, विसरण का जो गुण है वो तापमान के साथ जो है उसमें बदलाव आता है। जैसे विसरण की जो दर है वो क्या है, बढ़ जाएगी जब तापमान को अगर हम बढ़ा दें। अगर तापमान को अगर हम बढ़ा दें, जैसा कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसा कि आपने देखा होगा हलवाई जो होता है वो क्या करता है, जब गैस उसको सिलेंडर में खत्म होने वाली होती है या कम हो जाती है, तो वो क्या है कि उसका फ्लो उतना ही बना रहे जितना पहले बना हुआ है। इसके लिए वो क्या करता है, गैस के सिलेंडर को एक गर्म पानी के पतीले में रख देता है। इससे क्या होगा, गैस गैस के जो अंदर जो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस रखी है वो धीरे धीरे वो क्या होगी, गर्म होगी, उसका तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, विसरण की जो दर है वो क्या है, बढ़ जाएगी। यानी उसके जो गैस के जो कण जो है वो उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। इससे गैस है जैसे कि पहले जिस दर से बाहर निकल रही थी उसी दर से बाहर निकलेगी। तो विसरण की दर जो है, आप ये याद रखना कि तापमान बढ़ाने से क्या है, बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, अभी हम ये जो घनत्व है इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि घनत्व क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या ऐसी विज्ञान की जो सिद्धांत है जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। तो आइए घनत्व को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, घनत्व होता क्या है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो घनत्व का जो सूत्र रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। घनत्व यानी D इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v। ये m क्या है, m इंग्लिश में मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। और v क्या है, ये है आयतन। v मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। तो देखो इस लाइन का क्या अर्थ है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व है। इकाई आयतन कैसे बनेगा, जैसे को अगर मैं इसको एक मान लूं, ये एक कब होगा, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम देखो जैसे कि आप अगर गणित के अंदर पढ़ोगे, जैसे कि मुझे ये बेलन है, ठीक है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आधार का क्षेत्रफल। ये जैसे कि ये इसका आधार वर्ताकार है तो इसका क्षेत्र, आपको पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको ऊंचाई से गुणा कर दें, यानी इसकी ऊंचाई क्या है, मान लो कि इसकी ऊंचाई h है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, अब मुझे इसका आयतन निकालना है, ठीक है। किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना हो तो उसका आधार का क्षेत्रफल से उसको ऊंचाई से उसको गुणा कर दो। मान लेते हैं कि इसका आधार का क्षेत्रफल जो है ये एक वर्ग है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी ए ही है, तो ए का गुणा ए से करोगे तो कितना हो जाएगा, ए की क्यूब, ठीक है। तो अब अगर ए को अगर हम एक मान लें, यानी 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इस टाइप का अगर हम क्यूब लें, तो यहाँ पे एक गुणा एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी वॉल्यूम एक। यानी पर मतलब हमने किसी पदार्थ का अगर हमें घनत्व लेना है तो उसका एक टाइप का हम क्यूब ले लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि हमने ये इमेज पहले भी देखी थी, जैसे कि आपको ये क्यूब दिख रहा होगा। अब तुलना करते हुए हमें एक क्यूब हमने गैस का ले लिया उसी साइज का, एक क्यूब हमने उसी साइज का लिक्विड का ले लिया, और एक क्यूब जो है वही हमने किसका ले लिया, अपना ठोस का ले लिया। क्यूब यानी घन, ठीक है, घन आकृति का, और उसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी। अब आप यहाँ पे सामान्यतः मैंने आपको क्या बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी
वस्तु का द्रव्यमान वो होता है उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा। जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें ठोस के अंदर इतनी सी मतलब इतने से आयतन में ज्यादा इसके कण आ रहे हैं, और लिक्विड में इसमें थोड़े और कम आ रहे हैं, और गैस में और कम आ रहे हैं। तो यानी ठोस जो होता है उसका घनत्व सामान्यतः ज्यादा रहता है तुलना में द्रव द्रव के, और गैस गैस जो है उसका सबसे कम रहता है। ठीक है, अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि एक है ना, आप एक ऐसा क्यूब लें जो कि लोहे का बना हुआ है, दूसरा क्यूब आप ऐसा लें जो कि लकड़ी का बना हुआ है, सेम साइज का क्यूब लें। अब आप क्या देखोगे कि जो लोहे वाला है वो ज्यादा भारी दिख रहा है आपको, यानी वो ये अगर आप उसका बैलेंस निकालोगे तो वो झुक जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी जो है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इतना ही बड़ा क्यूब हमने लकड़ी का लिया है मान लो, और इतना ही बड़ा हमने लोहे का लिया है, तो लोहे का जो इकाई द्रव्यमान जो है वो लकड़ी की तुलना में ज्यादा है, इसलिए हमें लोहा जो है वो भारी लगेगा। ठीक है, इतना ही द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए इसका साइज हमें लकड़ी का क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। यही कारण है कि जब आप देखते हो कि जब हम एक ही साइज की चीजें पानी में डालते हैं तो कुछ चीजें तो पानी में तैरने लगती हैं, ठीक है, जैसे कि ये लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर पूरा डूब जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जितना ये स्पेस, देखो ये इस वजह से होता है कि पानी जितना ये जगह है, जैसे ये लोहे का मान लेते हैं कि ये जैसे लोहे की वस्तु है जो अंदर डूब गई है, तो लोहे की इतनी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पानी के इतना ही अगर हम पानी लें तो उसका जो द्रव्यमान है उससे क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये नीचे बैठ गई है। अब बात करें कोई लकड़ी है, तो लकड़ी का इतने ही साइज की अगर लकड़ी लें और इतने ही साइज का अगर हम पानी का एक क्यूब लें, ठीक है, एक घन लें, तो उसका जो द्रव्यमान है वो लकड़ी से ज्यादा है, इसलिए ये इसको मतलब अंदर बैठने नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको उठा के रखता है। यानी यही कारण होता है कि जो जहाज जो रहते हैं ना बड़े बड़े, वो जहाज है उनको उनका जो घनत्व है वो इतना कम रखा जाता है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है कि उनका घनत्व है जितने पानी को वो, जब वो समंदर में उतारे जाते हैं तो जितने पानी को वो हटाएंगे अपने अपने बराबर के आयतन का जो पानी हटाएंगे उससे उनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जितने साइज का वो जहाज बना हुआ है उतने ही साइज में अगर हम पानी लें तो उससे घनत्व उनका क्या रहता है, कम रहता है। यही कारण है कि जो जहाज जो रहते हैं, पानी के जहाज जो रहते हैं वो पानी के ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर से तो वो लोहे के बने हुए दिखते हैं लेकिन फिर भी वो तैरते हैं, लेकिन अंदर का जो उनका मटेरियल जो लगा रहता है वो इतना हल्का रहता है वजन में कि अगर उतने ही साइज का अगर हम पानी लें और उसका अगर घनत्व निकालें तो वो जहाज की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा उसका घनत्व है। ठीक है, इसी वजह से बड़े बड़े जो जहाज हैं वो पानी समंदर के अंदर तैरते रहते हैं। अच्छा, आपको एक सामान्य सी जानकारी दे दूं, अगर कोई जहाज जो है ये जैसे समंदर है, वो अगर एक नदी नदी बह रही है और उस नदी में बहते हुए पानी में यहाँ से ये कोई जहाज है, ये ये कोई जहाज है, ये इस तरफ जा रहा है, आगे यहाँ पे समंदर है, और यहाँ से जैसे जैसे ये जहाज जैसे ही इसके अंदर जाएगा, समंदर के अंदर जाएगा नदी से, तो ये ऊपर उठता है। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है, देखो जो नदी का जो पानी है उसका घनत्व है अलग है, क्योंकि आपने सुना होगा या आपको पता भी होगा कि जो समंदर जो रहता है उसके अंदर खारापन ज्यादा रहता है, यानी उसके पानी के अंदर नमक घुला रहता है। तो इसकी वजह से तुलना करें, जो जो पानी नदियों के अंदर बहता है उसकी तुलना करें समंदर के पानी से, तो समंदर का पानी ज्यादा खारा है, यानी खारेपन की वजह से उसका घनत्व क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ये जहाज जैसे ही सामान्य पानी से समंदर के पानी में जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वो नीचे से ऊपर उठ गया है, थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऐसी घटनाएं घटित होती है। आप वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे जगह आप इसको देख लेना कि ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ऐसा जरूर होता है। घनत्व से संबंधित एक और घटना को मैं आपको बता देता हूं।
जैसा कि आपने ये कभी नोटिस किया होगा अपने घर में कि जो बर्फ जो है, जैसे अभी हम कह रहे थे कि पानी का जो बर्फ जो रहती है वो एक ठोस अवस्था रहती है उसकी, ठीक है, जिस रूप में हम पानी को पीते हैं वो उसकी तरल अवस्था रहती है। और अभी हमने सीखा कि जैसे ठोस अवस्था जो रहती है उसमें घनत्व तुलना करें तरल अवस्था से तो ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा है तो फिर ये बर्फ जो है ये पानी के ऊपर तैर क्यों रही है? इसको तो इसका घनत्व अगर ज्यादा होना चाहिए था और ये अंदर डूब जानी चाहिए थी। पानी की जो ठोस अवस्था है यानी बर्फ जो है वो पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो तरल अवस्था वाले पानी से क्या रहता है, कम रहता है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है इसमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जब पानी को हम जमाते हैं, यानी जब उस वो ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल जो है, जो कण जो है, वो पास पास में नहीं आ पाते और उनके बीच में एक खाली रिक्त स्थान रह जाता है। ठीक है, और ये रिक्त स्थान इतना ज्यादा रहता है कि तरल अवस्था से भी ये 9% ज्यादा रहता है लगभग। ठीक है, तो इसकी वजह से जो तरल अवस्था जो है पानी की, उसका घनत्व है इसकी ठोस अवस्था से क्या रहता है, ज्यादा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बर्फ जो है वो तैरती रहती है। एक और चीज, बर्फ जब जब हम पानी को जमाते हैं उसको फ्रीज के अंदर, मान लो कि ये एक बाउल है, इसके अंदर आपने पूरा ऊपर तक पानी भर के रख दिया। आप इसको नोटिस भी करना, घर पे करके देखना। फ्रीज के अंदर जो बाउल हम रखते हैं उसके अंदर आप एक काम करना, पूरा पानी भर देना ऊपर तक बिल्कुल। तो उसके बाद उसको दूसरे दिन जब वो पूरा मतलब क्या है जम जाए तो आप देखना कि बर्फ जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, यानी मतलब बाहर निकल जाएगी यहाँ पे। यानी आप देखोगे कि पानी जब जमता है तो वो जमने के बाद फैलता है, यानी उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है तो यानी अब इकाई आयतन की बात करें, देखो जैसे कि मैं एक क्यूब निकालूं पानी का। अब आप कहोगे कि घनत्व कम क्यों हो जाता है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि पानी जो है जमने के बाद क्या होता है, फैलता है। जैसे एक क्यूब आप ऐसा देख रहे हो, हमने पानी का एक क्यूब लिया, उसका घनत्व निकाल लिया हमने, ठीक है, उसका घनत्व ले लिया हमने। अब चूंकि ये यही पानी इसमें डाला था हमने और ये पानी फैल गया है, तो इसके जो कण जो थे यहाँ पे वो अपने आप में दूर दूर चले गए, इसीलिए तो ये फैला है। तो जब हम इसका इकाई आयतन निकालेंगे, यहाँ से इकाई आयतन लेंगे और उससे हम इसका घनत्व निकालेंगे, तो वो घनत्व क्या होगा, कम होगा तुलना करेंगे जब इसकी तरल अवस्था से। तो यही कारण है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। अच्छा, इस अब हमने ये भी देखा, ये भी समझ लिया कि पानी जब जमता है तो वो फैलता है। यही कारण है कि जो पानी की जो पाइपें हैं, जैसे प्लास्टिक की पाइप है, अगर उसमें से पानी बहता है, ठीक है, पानी मतलब पानी बहता है, और अगर सर्दियों की समय की बात करें तो जनरली क्या होता है कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनके अंदर जो पाइप रहती है, पानी की पाइप, पानी सप्लाई की पाइप, उसको प्लास्टिक वगैरह की नहीं रखते, उनको ज्यादातर लोहे की रखनी पड़ती है। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे पानी अभी आपने सीखा कि पानी जमने के बाद क्या है, फैलता है। तो अगर ये पानी फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, और अगर इसको बाहर से मतलब ठंड मिल रही है, यानी तापमान कम हो गया है बाहर का एनवायरनमेंट का, तो ये पानी अंदर ही जम जाएगा इस पाइप के। और आपको पता है कि जमने के बाद पानी क्या होता है, फैलता है। ये अगर पानी फैलेगा तो जगह और ज्यादा लेगा, तो जगह और ज्यादा लेगा तो इस पाइप को ये क्या है, फाड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी ये पाइपें टूट जाती है। यही कारण होता है कि आपसे कोई जनरल नॉलेज का पर्सन पूछे कि पहाड़ी इलाकों में ठंड ठंड के चलते जो प्लास्टिक की पाइपें जिनमें पानी रहता है वो फट क्यों जाती है, तो इसीलिए फट जाती है क्योंकि पानी जमने के बाद क्या होता है, फैलता है। देखो, अभी आपके बुक में जो ये आगे के क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पेज नंबर 2 है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ा दी है। आप अब पूरा समझने के बाद आप आपके बुक में जो लिखा हुआ है आप उसको फिर से पढ़ना। अगर फिर भी किसी चीज के बारे में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिखना, हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहां तक संभव हो सके, मैंने ये मानते हुए कि जहां जहां पे आपको डाउट आ सकते हैं, मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पदार्थ की अवस्थाएं हमने जान ली कि कौन सी अवस्थाएं, उनके क्या क्या गुण हैं, इससे संबंधित जो भी तथ्य थे हमने अच्छे से जाने, ये सारी चीजें हमने जान ली है। ठीक है, अगर फिर भी कोई छूट गया हो, कोई पार्ट, फिर भी अगर कोई ऐसा हिस्सा जिसमें समझने जैसा कुछ है और वो छूट गया हो, तो आप
कमेंट में लिख देना, हम उसको और अच्छे से अगले वीडियो में जानेंगे। अच्छा, आपके लिए मैं कुछ इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जिसे आपको थोड़ा सा क्या है आपस में डिस्कस करना है और मुझे बताना है, क्योंकि जैसे ही हम इस अध्याय का बचा हुआ पार्ट करेंगे तो इन क्वेश्चनों को हम मतलब जान लेंगे। यहाँ पे भी एक हल्की सी साइंस है, देखिए। अब ये पदार्थ के वाष्पीकरण के गुण से संबंधित है। देखो, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो मिट्टी का जो मटका है उसके अंदर पानी जो है वो कुछ देर बाद में ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर अगर मटका अगर स्टील का है या फिर किसी अन्य धातु का बना हुआ है तो उसके अंदर पानी जिस टेम्परेचर का हम डालते हैं उतना ही बना रहता है, या फिर अगर बाहर में गर्मी है तो उल्टा क्या हो जाता है, और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन मिट्टी के मटके में क्या होता है, बाहर अगर गर्मी भी है, गर्मी भी पड़ रही है, तब भी क्या होता है, इसमें पानी ठंडा हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मिट्टी के मटके में तो पानी बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, लेकिन जो ये स्टील का है इसके अंदर ठंडा नहीं होता, या कहें कि आयरन का जो ये मटका है, जिसको सामान्य लोकल भाषा में टोकनी बोल देते हैं, तो टोकनी के अंदर तो पानी ठंडा नहीं होता, लेकिन ये जो मिट्टी का मटका है इसमें ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एक और इससे संबंधित ही एक और प्रश्न आपसे पूछता हूं कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर ठंडा पानी किसी ग्लास में डालें तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये बूंदें कहां से आती हैं? क्या ये ग्लास के अंदर से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ जाता है? अगर ऐसा है तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि जब हम गर्म पानी डालते हैं तब क्यों नहीं आता? तो आप इसके बारे में विचार करना, अपने दोस्तों से पूछना, या फिर आपके इसी अध्याय में बचा हुआ जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ये जानने की कोशिश करना कि ऐसा इसके पीछे कौन सी साइंस की घटना छुपी हुई है। देखो, साइंस आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी अगर आप क्या पूछोगे, प्रश्न पूछने लगोगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ और नए तथ्यों के साथ।